प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर प्रोफेशनल एथिक्स के सब्जेक्ट की क्लास में हम फिर से अपनी आज टॉपिक की तैयारी करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने अपनी पिछली क्लास में एडवोकेट एनरोलमेंट प्रोसीजर, अधिवक्ता के नामांकन की प्रक्रिया पर चर्चा शुरू की थी और हमने अपनी पिछली क्लास में अधिवक्ता शब्द से क्या अभिप्राय है, मीनिंग ऑफ टर्म एडवोकेट, इसके ऊपर चर्चा की थी। और एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 21A हमें ये कहता था कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज है वो एडवोकेट कहलाया जाएगा। यहाँ हमने इस डिटेल में हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर चर्चा की थी। अब हम इससे आगे चल रहे हैं तो बात आती है कि कोई व्यक्ति विधि व्यवसाय करने का हकदार कब होगा। तो वह कोई भी व्यक्ति विधिक व्यवसाय करने का हकदार तब होगा जब उसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार जब किसी व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, तो वह वकालत करने के योग्य हो जाता है। एडवोकेट एक्ट 1961 का सेक्शन 30 धारा 30 हमें ये कहती है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 में ये प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिस किसी व्यक्ति का नाम अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो जाता है वह व्यक्ति कहाँ कहाँ प्रैक्टिस करने का हकदार हो जाता है। कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, किसी भी न किसी स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराएगा और इस प्रकार जब वह एनरोलमेंट करवा लेता है तो इस अधिनियम के प्रावधान जिन जिन राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं उन राज्य क्षेत्रों के अधीन रहते हुए वह व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो चुका है वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकेगा। यानी कि एक बार आपका नाम दर्ज हो गया तो अब आप क्या कर सकते हैं, कहाँ प्रैक्टिस करने के लिए योग्य हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और अधीनस्थ न्यायालयों में। इसके साथ साथ किसी न्यायाधिकरण अथवा साक्ष्य हेतु विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष न्यायालय और न्यायाधिकरण, आगे हम चलकर चर्चा करेंगे कि हमारी प्रक्रिया में न्यायालय भी हैं और न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और साक्ष्य लेने हेतु विधिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष तथा ऐसे किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के समक्ष जहां कोई अधिवक्ता तत्समय यानी कि वर्तमान समय में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन व्यवसाय करने के लिए अधिकृत हो विधि व्यवसाय करने का हकदार होगा। तो मोटा मोटी हम क्या चर्चा कर रहे हैं कि जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो जाएगा वह भारत के किसी भी न्यायालय में, न्यायाधिकरण में प्रैक्टिस करने के लिए योग्य हो जाएगा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे ये बात सामने निकल के आ रही है कि किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए किसी व्यक्ति का केवल लॉ ग्रेजुएट होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उसका नाम अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट होना आवश्यक है। अर्थात आपने जैसे एलएलबी की, एलएलबी करते ही यानी लॉ ग्रेजुएट होते ही आप लीगल प्रोफेशन एडवोकेसी करने के हकदार नहीं होंगे। आप तभी हकदार होंगे जब आप एलएलबी करने के बाद एडवोकेट एनरोलमेंट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लोगे। तो एक विहित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जब आपका नाम दर्ज हो जाएगा तब क्या होगा, आप प्रैक्टिस करने के हकदार होंगे। अब एक प्रश्न और आता है कि अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य कोई जो व्यक्ति होगा वो विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा। तो आपके सामने प्रश्न क्या बन सकता है कि क्या अधिवक्ता के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति विधि व्यवसाय कर सकता है? नहीं कर सकता। 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है आपके यहाँ पर, ठीक है ना। तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 33 ये प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट नहीं होगा। सेक्शन 30 में अभी हमने क्या चर्चा की कि जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज है वह कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकेगा। सेक्शन 33 ये कहता है कि जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं है वह विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा, इंटाइटल नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होगा। और फिर भी
अगर वह ऐसा करता है तो इसी अधिनियम यानी कि एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 45 सेक्शन 45 में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है और विधि व्यवसाय करता है तो उसका ये जो कार्य होगा, एक्ट होगा, कृत्य होगा, वह अवैधानिक माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा और उसे 6 माह तक की अवधि के कारावास से दंडित भी किया जा सकेगा। तो सेक्शन 30 बताता है कि आप कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शन 33 क्या प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं है वो विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, उसके दंड का प्रावधान 45 में कर दिया कि फिर भी अगर वो करता है तो उसका जो ऐसा एक्ट होगा वो इलीगल होगा और उसको दंडित किया जा सकेगा। कितनी अवधि के लिए? 6 माह तक की अवधि के लिए उसे दंडित भी किया जा सकेगा। इस संदर्भ में एक इम्पोर्टेंट केस है नीलगिरी बार एसोसिएशन वर्सेस टी.के. महालिंगन। नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी.के. महालिंगन। इस मामले के क्या फैक्ट्स हैं? इस मामले में प्रत्यर्थी के पास न तो वह विधि की डिग्री थी यानी कि वो लॉ ग्रेजुएट भी नहीं था और उसका नाम अधिवक्ता नामावली में भी दर्ज नहीं था। प्रत्यर्थी क्या नहीं था? महालिंगन। ना तो उसका नाम एडवोकेट एनरोलमेंट लिस्ट में था और ना ही वो ग्रेजुएट था, फिर भी वह पिछले 8 वर्षों से न्यायालय में प्रैक्टिस करता रहा, वकालत विधि व्यवसाय करता रहा। जब उसे अभियोजित किया गया यानी कि जब जानकारी मिली और उसे अभियोजित किया गया तो उसने अपराध की स्वीकृति भी कर ली कि हाँ साहब ये बात सही है कि मेरे पास ना तो लॉ की डिग्री है ना ही मेरा किसी एनरोलमेंट, जब डिग्री नहीं है तो एनरोलमेंट हो ही नहीं सकता और एनरोलमेंट भी नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने उसे परिवीक्षा प्रोविजन का लाभ दिया, उच्च न्यायालय ने भी उसे परिवीक्षा के लाभ दिया, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उच्चतम न्यायालय ने उसे परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं समझा। क्या मतलब निकला कि जब मामला लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो उसे माफ़ कर दिया, परिवीक्षा का लाभ दे दिया, लेकिन जब मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उन्होंने परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं समझा और प्रत्यर्थी को 6 माह का कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। और क्या इससे तर्क देने का दिया सुप्रीम कोर्ट ने? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वकालत का व्यवसाय एक आदर्श और पवित्र व्यवसाय है। अधिवक्ता का समाज में अपना एक विशिष्ट स्थान है। जनसाधारण अधिवक्ता को आदर की दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति इस व्यवसाय को आघात पहुंचाने वाला कोई कार्य करेगा तो ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं बरती जाएगी और ऐसे व्यक्ति को कठोर दंड से दंडित किया जाएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बात की थी, एक विधिक व्यवसाय ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें क्या लिखा जाता है? लर्नड एडवोकेट, विद्वान, आपके नाम के आगे पहले से क्या लिखा? विद्वान अधिवक्ता XYZ, जो नाम है रामलाल श्यामलाल, ठीक है ना, ने न्यायालय में ये तर्क दिए। तो कहता है कि एक एडवोकेट से, जिससे न्याय की उम्मीद की जाती है, जो व्यक्ति की ओर से पैरवी करता है, अगर वही खुद गलत तरीके से प्रैक्टिस करता है तो उसके साथ में किसी नरमी का बर्ताव नहीं किया जाएगा और न्यायालय ने उससे कठोर दंड से दंडित करते हुए 5,000 रुपये का जुर्माना किया और जुर्माना अदा न किए जाने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई कि अगर वो जुर्माना अदा नहीं करता, यानी कि 5,000 रुपये का जो जुर्माना लगाया गया है वह अदा नहीं करता है तो उसे 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा। तो आज हमने 2 चीज़ें मुख्य रूप से देखी कि सेक्शन 30 कहता है कि जो व्यक्ति अधिवक्ता नामावली में दर्ज हो जाएगा उसका नाम, वह कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकेगा। सेक्शन 33 कहता है कि जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज नहीं है वह विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा और अगर ऐसा व्यक्ति जो हकदार नहीं है फिर भी प्रैक्टिस करता है तो सेक्शन 45 ये कहता है कि उसे दंडित किया जाएगा, उसका कृत्य इल्लीगल माना जाएगा, उसे 6 माह तक की कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। इस संदर्भ में हमने एक इम्पॉर्टेंट केस नीलगिरी बार एसोसिएशन वर्सेस टी.के. महालिंगम का मामला देखा, जिसमें न्यायालय ने कहा कि अधिवक्ता से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह गलत तरीके से प्रैक्टिस करे क्योंकि समाज में उसका एक उच्च स्थान है।
तो हमने आज अपनी क्लास में 2 इश्यूज और दोनों पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जो हमारा पेपर का पैटर्न है उसके ऊपर क्वेश्चन बन गया है कि जो एनरोल्ड है वह कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, और क्या कोई व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है, एनरोल्ड नहीं है, वह प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आज हमने सेक्शन 30, 33 और 45 की चर्चा की। कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।